तो स्टूडेंट, कंप्यूटर अध्ययन में आपका स्वागत है। ये ट्रिपल सी सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उनके कामकाज के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एनालॉग, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर की सहायता से भौतिक मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि को उनके संकेतों के मान के आधार पर मापा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, जिसमें अंकों के साथ साथ कोई डिजिटल वर्क भी होता है। नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बना है। इस कंप्यूटर में दोनों कंप्यूटर का मिश्रण है। आकार के आधार पर कंप्यूटर स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर व्यू के हिसाब से, जिसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 2 मिनी कंप्यूटर, नंबर 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर, नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। स्टूडेंट जो इनका सीरियल है, सीरियल भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे लिखे हुए हैं। हम इन कंप्यूटर को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं बोल सकते। पहले माइक्रो, फिर मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर का आकार, आकृति, कार्य, विश्वसनीयता एवं कीमत प्रतिवर्ष बदलती रहती है। फिर भी वॉन न्यूमैन द्वारा प्रतिपादित इसकी आधारभूत लॉजिकल संरचना नहीं बदलती। यानी जो कंप्यूटर को हम बाहरी रूप से देखते हैं, जैसे उसके आकार, आकृति और कीमत प्रतिवर्ष बदलती रहती है, पर जो कंप्यूटर जिस तरह से अंदर से काम करता है वो कभी नहीं बदलता। और ये किसने कहा था? ये कहा था वॉन न्यूमैन ने। देखिए, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, ये होता क्या है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें इनपुट करना होगा। इनपुट करेंगे, इनपुट के बाद उस पर एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग हमारा करता है CPU, और उसके बाद वो आउटपुट के लिए उस चीज़ को तैयार करता है। यानी कि कोई भी अगर काम करना हो तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे, इनपुट के बाद कंप्यूटर उस काम को समझता है, उसके बाद फिर हमें वो दिखाता है, यानी आउटपुट देता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था वॉन न्यूमैन ने। वॉन न्यूमैन ने ही कंप्यूटर के 5 महत्वपूर्ण कार्य माने हैं, जिसमें सबसे पहला है इनपुट, दूसरे नंबर का स्टोरेज, तीसरा प्रोसेस करना, चौथा आउटपुट और पांचवा कंट्रोल करना। इन्हें एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट का अर्थ है यूजर द्वारा किसी एक इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड या माउस का उपयोग करके डाटा को कंप्यूटर में एंटर करना। यानी कि इनपुट डिवाइस से हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। नंबर 2 स्टोरेज। स्टोर करने का अर्थ है डाटा एवं निर्देशों को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में रोके रखना, जिससे उनका भविष्य में प्रयोग किया जा सके। यानी जो भी हम इनपुट के जरिए देते हैं तो सबसे पहले स्टोरेज में जाके सेव होता है थोड़ी देर। उसके बाद प्रोसेस करना। इसका अर्थ है कंप्यूटर में एंटर किए गए डेटा का परिचालन करना अथवा उन पर अर्थमेटिक एवं लॉजिक दोनों तरह की ऑपरेशन करना, जिससे हम एंटर किए गए डाटा में से उपयोगी सूचना बाहर निकाल सकें। यानी जिस पर्पज के लिए हमने डाटा को इनपुट किया है, यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट आउटपुट। आउटपुट का अर्थ है यूजर को स्क्रीन अथवा पेपर पर सूचना का प्रिंट दिखाए जाने की प्रक्रिया। जब हम ये 3 काम कर लेते हैं, जैसे इनपुट कर लिया, स्टोरेज कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट दिखाता है। लास्ट कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का अर्थ है उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं सही तरीके से नियंत्रित एवं निर्देशित करना। यह प्रक्रिया CPU के अंदर स्थित कंट्रोल यूनिट द्वारा की जाती है। जितने भी हमने ऊपर काम किए, सबकी जिम्मेदारी जो सबको नियंत्रित करता है
उसकी सबकी जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है। ये किसी भी काम को उसके काम से भटकने नहीं देता, और ये सब वॉन न्यूमैन ने ही प्रतिपादित किया था। ये होती है कंप्यूटर की आंतरिक संरचना। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो स्टूडेंट, जो ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये सभी को लगता है कि सीपीयू का है। सीपीयू में अक्सर देखा गया है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सीपीयू कौन सा होता है। वैसे तो जो भी कोई भी बोलता है इसे ही सीपीयू बोलता है, लेकिन वास्तव में सीपीयू नहीं होता। इसका नाम होता है कैबिनेट, सिस्टम यूनिट या फिर सिस्टम कैश। इन 3-4 नामों से इसे जाना जाता है। जो सीपीयू होता है, सीपीयू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सीपीयू होता क्या है, तो ध्यान रखना, सीपीयू ये नहीं होता। सीपीयू जो हम आज पढ़ेंगे वो सीपीयू होता है। ये होता है हमारा सिस्टम कैश बोल सकते हैं, सिस्टम यूनिट बोल सकते हैं और कैबिनेट बोल सकते हैं। इन 3 में से हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए आज सीपीयू पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस से प्रोग्राम एवं डाटा ग्रहण किए जाते हैं एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट या तो वीडियो स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है या पेपर पर प्रिंट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। प्राइमरी या मेन मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम एएलयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू बोलते हैं। तो जैसे स्टूडेंट हमने इसमें पढ़ा है, जो भी कंप्यूटर के अंदर गतिविधियाँ, कोई भी काम होता है, कोई भी कार्य होता है, वो कौन करता है? वो करता है सीपीयू। चाहे वो कंप्यूटर में कुछ भी कार्य हो, कुछ भी, वो सब का सब किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसीलिए कंप्यूटर का जो दिमाग बोला जाता है वो भी सीपीयू को बोला जाता है। और सीपीयू का एक दूसरा नाम जो अक्सर आपने सुना होगा वो बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। दोनों के दोनों नाम एक ही है। सीपीयू भी हम उसे बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी उसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो सीपीयू होता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और अब हम प्राइमरी, अरिथमेटिक और कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू बोला जाता है। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, अरिथमेटिक और लॉजिक। एएलयू के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक और दूसरा होता है लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक के 4 काम होते हैं, इसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग। और लॉजिक यूनिट के भी 2-3 काम होते हैं, जैसे तुलना करना, चयन करना, मिलान करना, डेटा के विलय करना। ये सब कार्य लॉजिक यूनिट द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम गणितीय प्रकृति का कार्य करते हैं तो उसे मैनेज करने का काम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। सीपीयू का नेक्स्ट पार्ट प्राइमरी या मेन मेमोरी। मेमोरी का कार्य क्या होता है? जब भी किसी कंप्यूटर पर इनपुट डिवाइस के जरिए कोई भी डाटा दिया जाता है या फिर निर्देश दिया जाता है, तो सबसे पहले वो जहाँ पे स्टोर होता है वो ही मेमोरी सीपीयू की मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू का तीसरा पार्ट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। यह इकाई कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करती है, लेकिन कोई भी वास्तविक डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं करता। यह एक कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह कंप्यूटर की सभी इकाइयों के बीच का प्रबंधन, समन्वय करती है। यह स्मृति से निर्देश प्राप्त करता है, उनको व्याख्या करता है और कंप्यूटर के संचालन का निर्देश देता है। यह भंडारण से डेटा या परिणाम के हस्तांतरण के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसों के साथ संचार करता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क किया जाता है,
वो सब का सब वर्क कंट्रोल यूनिट की देखरेख में ही होता है। किस यूनिट को किस टाइम पर किस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए, उसकी टाइमिंग क्या होती है, ये सब के सब जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल यूनिट द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। सर्वप्रथम एक इनपुट डिवाइस आवश्यक इनपुट डाटा या निर्देशों को उचित बाइनरी रूप 0 एवं 1 में परिवर्तित करती है एवं इसके बाद इसे सीपीयू में भेजती है। इनपुट डिवाइस के जरिए दिए गए डाटा को कंप्यूटर किस तरह से समझता है वो उस एग्जाम्पल में बताया गया है। सबसे पहले हम ए लेटर टाइप करते हैं एग्जाम्पल के लिए, वैसे कोई भी लेटर हो सकता है। ए लेटर को टाइप करने के बाद एक का बाइनरी कोड बनता है जो बनता है सीपीयू में, और सीपीयू ही उस बाइनरी कोड को डिस्प्ले करता है ए के फॉर्मेट में, जो हमें दिखाई देता है। उसका जो हमें दिखाई देता है वो हमें सीपीयू के जरिए दिखाई देता है। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनपुट डिवाइस के रूप में। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लगभग 108 की होती है। हम कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इसकी कुंजियों या की को 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अल्फा न्यूमेरिक की, नंबर 2 न्यूमेरिक की, नंबर 3 फंक्शन की, नंबर 4 स्पेशल पर्पज की या विशिष्ट उद्देश्य की, मॉडिफायर कुंजी, और नंबर 6 कर्सर कुंजी या फिर कर्सर की। अल्फा न्यूमेरिक की कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की में ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक के नंबर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 4 की और होती है, जैसे टैब, कैप्स, बैक स्पेस, एंटर। न्यूमेरिक कीपैड में लगभग 17 कुंजियाँ होती है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, मैथमेटिक ऑपरेटर जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा एंटर की होती है। फंक्शन की, एक कीबोर्ड में सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है वो एक फंक्शन की होती है, जिसमें फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती है। इन की का यूज अधिकतर शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। हर एक प्रोग्राम में फंक्शन की का यूज बदलता रहता है। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पज की। ये कुंजियाँ कुछ विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट इत्यादि। ये कुंजियाँ ने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती है। मॉडिफायर की हमारे कीबोर्ड में 3 होती है। सबसे पहला शिफ्ट, ऑल्ट, जिसका पूरा नाम अल्टरनेट है, और कंट्रोल की। इन्हें मॉडिफायर की क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तीनों के तीनों की अकेले काम नहीं करती। इन की को किसी दूसरी की के साथ दबाना पड़ता है। जैसे हमें सपोज कॉपी करना है, तो अगर हम कंट्रोल को अकेले दबाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम कंट्रोल के साथ में सी दबा देते हैं तो वो एक कॉपी की शॉर्टकट की बन जाती है। और ऐसे ही फिर पेस्ट के लिए होता है। अगर हम कंट्रोल को सीधा दबाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल को वी के साथ दबा देते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें मॉडिफायर क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका अकेले का कोई यूज नहीं है, तो ये किसी दूसरे की के साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कर्सर की ये 4 प्रकार की होती है, जैसे अप करना, डाउन करना, लेफ्ट करना, राइट करना। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रहे, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब होता है जो स्क्रीन पर एक पॉइंट बना के चलता है। ऐसी कोई भी डिवाइस जो स्क्रीन पर एक पॉइंट बना के चलती है वो
पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं और माउस भी उनमें से एक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में माउस है जो कि एक पॉइंट बना के चल रहा है, तो इसका मतलब है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। माउस में दो या तीन बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को चलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के कार्य लेफ्ट क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। माउस के 3 प्रकार देखे गए हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आते हैं माउस के 3 प्रकार आते हैं। इसमें से मैकेनिकल माउस, प्रकाशीय या फिर ऑप्टिकल माउस, तार रहित या फिर वायरलेस या कॉर्डलेस माउस। जॉयस्टिक, यह डिवाइस वीडियो गेम खेलने के काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है। ये एक जॉयस्टिक का चित्र है और जॉयस्टिक पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जिसका यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो वो जॉयस्टिक ही होती है। तो चलिए अगली डिवाइस ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। इसका प्रयोग लैपटॉप या मोबाइल में किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या ग्राफिक बनाने में किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगली को स्थिर कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। इसका प्रयोग आपने अपने मोबाइल पर कर ही लिया होगा, आपको पता ही होगा टच स्क्रीन किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर, जिसे हम BCR बोलते हैं। बारकोड रीडर का प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इस तरह का कोड आपने प्रोडक्ट पर देखा होगा और ये उससे पढ़ने के लिए रीडर होता है जिससे ये कोड पढ़ा जाता है। स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम में एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम पेपर, मैगजीन या किसी भी फिजिकल फॉर्मेट से इमेज को कंप्यूटर के फाइल के फॉर्म में बदलते हैं। स्कैनर 3 प्रकार के होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, सीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। स्कैनर का जो काम होता है वो यही होता है कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना स्कैनर का ही काम होता है। OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। जो OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। इन परीक्षाओं की प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ऐसी परीक्षा हमने दी भी है कई बार, जिसमें ये 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से किसी एक को डार्क करना होता है। इसे हम OMR शीट बोलते हैं और जो इस शीट को पढ़ता है, रिजल्ट दिया जाता है बाद में, वो हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो इस शीट को पढ़ता है। इसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कोई कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्हों, अक्षरों या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। देखो होता क्या है, जो हमारा OMR है, OMR का ही सुधरा हुआ रूप या फिर एडवांस रूप बोल सकते हैं OCR होता है। ये केवल मार्क को पढ़ता है और OCR हमारा कैरेक्टर को भी पढ़ लेता है और जो कि कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर देता है। ATM, जिसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक ऐसा यंत्र है जो हमें प्राय बैंकों में, शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पर तथा अन्य महत्वपूर्ण बाजारों तथा सार्वजनिक स्थलों पर मिल जाता है। ये वही ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ATM होता है, जिससे हम पैसे वगैरह निकालते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। नेक्स्ट
MIRC, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोजिशन। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम एक ही है। इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, एक बैंक चेक का चित्र है। इसमें आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि हर एक चेक में होता ही है। जो ये नंबर लिखा हुआ है एक कोड है, और ये कोई ऐसे वैसी साइन से नहीं लिखा गया या फिर कोई ऐसी वैसी इंक से नहीं लिखा गया। ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक इंक से लिखा गया है, और इस मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का काम ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है, यानी MICR करता है। उन सब डिवाइसों को पढ़ने के बाद आपके पास में कुछ अन्य इनपुट डिवाइस बचती है, जैसे स्मार्ट कार्ड रीडर, माइक्रोफोन जिसे हम माइक बोलते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर जिससे अंगूठा लगाया जाता है, और वेबकैम जो एक इंटरनेट पर चलने वाला कैमरा होता है। ये सब की सब डिवाइसें हमारी इनपुट डिवाइस होती है। CCC के पेपर व्यू के हिसाब से इनमें से हमें किसी भी डिवाइस की फुल इंफॉर्मेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उस डिवाइस का हमें नाम पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो डिवाइस इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। जैसे किसी ने एक नाम बोल दिया बायोमेट्रिक सेंसर, तो बायोमेट्रिक सेंसर का हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। वही हमारा आंसर सही होगा। और वैसे भी मैंने आपको इन सब डिवाइसों के बारे में फुल डिटेल दी है, तो आप आराम से वीडियो देखिए, आपकी सब डिवाइस समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये हमारी CCC सीरीज का तीसरा वीडियो था, जिसमें हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट डिवाइस की सभी यूनिटें पढ़ी है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।